हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रीतिका कौल और मैं पिछले 8 साल से एक नीट कोच हूँ। बॉटनी मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो यार आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो यार मैं इस टॉपिक में आपको इतने अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ कि आपके नोट्स प्यारे प्यारे से बन जाए। और अगर आप क्लास 12th के हैं तो यार प्लीज़ अपनी कॉपी में ये नोट्स बना लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप रिपीटर्स भी हैं तब भी ये आपके लिए ज़रूरी है। इसमें जितना भी मैं लिखवाने वाली हूँ ना, सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, नीट में इससे बाहर से नहीं आएगा, इतना आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। एंड यार मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक ऐसे टीचर हैं जिसने अभी अभी नीट कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो यार मैं जानती हूँ दैट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन, जब हमें नहीं पता चलता है कि क्या लिखवाना है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। तो यार मस्त बिंदास इस वीडियो को देखो, एंड तक देखो, पूरे नोट्स वैसे ही बनाओ और ऐसे ही पढ़ा के आना, मस्त क्लास जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। यार ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि हमें बहुत कुछ तो पता ही, हम सब बड़े हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस लिए होता है पता ही आप लोगों को, है ना, कि पैटर्निटी मैटर्निटी इशू सॉल्व करने के लिए या फिर कोई क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। पर यार एक चीज़ ज़रूर याद रखना मेरी बात, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम पूरा का पूरा डीएनए नहीं किसी का पढ़ते हैं यार। वी जस्ट ट्राई टू लोकेट सर्टन पोजिशंस, देयर आर स्पेसिफिक लोकेशंस इन डीएनए, उनको टारगेट किया जाता है। जैसे यार मैं एक फ़न एग्जाम्पल देती हूँ। लेट अस अज्यूम एक कोई बहुत ही अमीर आदमी है, लेट अस से उनका नाम जेठालाल है, ठीक है, जेठालाल, ओके, दिस इज़ फनी। एनी हाउ, तो यार मान लीजिए जेठालाल बहुत ही धनी आदमी है, बहुत ही पैसा है इनके पास, डॉलर आदि शाह है इनके घर में। तो यार अब यार इनकी संपत्ति पे नज़र पड़ गई एक बालक की, एक बच्चे की नज़र पड़ गई, जिसको लगा यार यहीं से पैसा कमा लेता हूँ सारा, क्या ही करना, इनको बोल देता हूँ मैं पापा बनूँ, पापा, और क्यों ना आप ही मुझे सारे पैसे दे दो। तो यार मान लेते हैं इसका नाम क्या रखें, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, चलो कपिल रख देते हैं, ठीक है, ऐसे फ़नी चल रहा है तो दिमाग में चल रहा है, ठीक है। एनी हाउ, तो यार मान लो कपिल ने सोचा मुझे जेठालाल का पैसा मारना है, और इन्होंने कहा डैडी आप ही मेरे डैडी हो और प्लीज़ कंसिडर मी योर सन। तो यार अब क्या करेंगे साइंटिस्ट लोग, तो पागल नहीं है कि इनका पूरा का पूरा डीएनए उठाएंगे, पढ़ेंगे पूरा डीएनए कि कैसा चल रहा है, फिर उसमें देखेंगे कपिल में है वैसा डीएनए या नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या होगा यार, जेठालाल जी का डीएनए बहुत लंबा है, ठीक है, पूरे को रीड करने नहीं बैठेंगे, बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। तो इस कारणवश क्या होगा यार, जेठालाल जी का ना कि पूरा डीएनए लेकर जस्ट फ्यू सीक्वेंसेस, देयर आर सम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जिन पर अटैक किया जाएगा, जिनको खोल के देखा जाएगा। यार इन सीक्वेंसेस को VNTR कहते हैं, ठीक है। कौन सी सीक्वेंस? VNTR, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी टेंशन मतलब, बस याद रखो कॉन्सेप्ट क्या है। तो यार जेठालाल जी का हमने VNTR सीक्वेंस देखना है, फिर ये जो भी शैतान बच्चा है उसका पूरा डीएनए नहीं पढ़ते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं लेकिन पूरा डीएनए नहीं पढ़ते, सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन देखेंगे, दैट इज VNTR को देखेंगे। तो देखेंगे यार इधर का VNTR इधर मैच करता है कि नहीं मैच करता है। अगर तो मैच करता है तो यार हो सकता है कि वही उनका बेटा हो, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो मतलब ये बहुत ही शैतान आदमी है जिसने सोच लिया कि पैसा छाप लिया जाए, सबसे आसान काम कर लिया जाए, किसी को दुखी कर लिया जाए, है ना। तो यार दिस इज़ हाउ इट इज़। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि आपको दिमाग में रखना है कि पूरा डीएनए कोई नहीं खोल के देखता है, देयर आर जस्ट स्पेसिफिक लोकेशन, देयर आर सर्टन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जिनको खोल के देखा जाता है, जिनको रीड किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या वो मैच करती है या नहीं मैच करती है। तो ऐसे बड़े सारे इश्यूज़, पैटर्निटी मैटर्निटी इश्यूज़, ये वाली बात हो गई, नेशनैलिटी के इश्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग अगर भारतीय लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं और फिर बोलते हैं जी हम तो यहीं के वासी हैं। तो यार ऐसे कैसे हो गए तुम लोग वासी वहाँ के यार, अगर तुम्हारे पास, चलो अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तब तो ठीक है ही, पर अगर लीगल नहीं है तो ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हो। तो यार ऑब्वियसली ये भी पता लग जाता है कि हमारे डीएनए कहाँ का, भाई इंडिया का डीएनए कहाँ से तुम ज़बरदस्ती के कनेडियन बनी जा रहे हो नहीं सकता पॉसिबल, यू कांट फूल, बिकॉज डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाती है, ठीक है। तो यार ऐसा पैटर्निटी मैटर्निटी इशू हो गया, ये वाले इशूज़ हो गए, इलीगल ये वाले इमिग्रेशन वाले इशूज़ हो गए, या फिर तीसरा ये भी हो गया मर्डर वर्डर वाले केस वाला जो तुमने बहुत ही क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, है ना। तो वो सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सही रहता है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाना सुंदर सुंदर, ये अंडरस्टैंडिंग देनी बहुत ज़रूरी थी वरना गलत हो जाता है। तो यार सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऑल्टरनेट नेम्स। यहीं पर यार आप लोग लिख लो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी बोलते हैं इसको, साथ के साथ इसको आप प्यार से डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोल सकते हो। मैं सिर्फ प्रोफाइलिंग लिख रही हूँ, ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग अंडरस्टूड है, प्रोफाइलिंग भी बोल सकते हो, इसको डीएनए टाइपिंग भी बोल सकते हो, इसको डीएनए सीक्वेंसिंग भी बोल सकते हो। तो यार इतने प्यारे प्यारे नाम है इसके। नीट में अगर क्वेश्चन यहाँ वहाँ से कुछ हिल के आ गया ना, प्रोफाइलिंग लिख दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था कहीं।
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रोफाइलिंग, सीक्वेंसिंग, टाइपिंग एक ही बात है, ठीक है। अब सबसे पहले यार इज्जत देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने यार इसको डिस्कवर किया। ये कोई ऐसे हलवा कहानी नहीं थी कि भाई चलो जी हो जाता है, कैसे भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सच में बड़ी बात है। तो यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो लोग कौन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहला नाम जिनका आता है दैट शुड बी एलेक जेफरेज। जी हाँ, एलेक जेफरे का नाम पहले लिखेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखते जाओ आसानी रहेगी। एलेक जेफरे, ठीक है, एलेक जेफरे हो गए। यार ये वो महान पर्सन है जिन्होंने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था इस प्रोसेस को इन 1984 यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूके में। सो एलेक जेफरे ने क्या किया, ही वॉज द वन हु इन्वेंटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। So he was the one who invented DNA fingerprinting in 1984। So 1984 में इन्होंने इन्वेंट करी थी। अब यार इंडिया में भी कुछ लोगों ने इंडिया में भी स्टार्ट किया था जिनका नाम है वीके कश्यप एंड लालजी सिंह। तो यार हम लोग लिख लेते हैं डॉक्टर वीके कश्यप, वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह। तो यार इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया है, तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, दे स्टार्टेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दे स्टार्टेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। कहाँ पर, कौन सा सेंटर है, हैदराबाद में सेंटर है यार, CCMB, दैट इज सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। HBD लिख दिया मैंने, अब इसको हैप्पी बर्थडे मत लिख देना, हैदराबाद लिखा है मैंने, ठीक है, मैंने जल्दी लिख दिया, आप लोग लिख सकते हो पूरा, ठीक है। नाउ लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन, डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ये है कि यार दिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे वी सी द स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पूरा का पूरा नहीं, जस्ट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। लिख लेते हैं यार, यहाँ पे ना तुम्हारी मैम को खुद सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लाइट वाइट भी सेट करनी पड़ती है मुझे बीच में, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कोई बटन वटन बीच में रह जाता है। सो डेफिनेशन हम लोग लिख रहे थे, डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज़ दी, लिखिए, इट इज़ दी टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग, इट इज़ दी टेक्निक of determining, प्लीज़ नोटिस कि मैं ना पूरा डीएनए नहीं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस या फिर सर्टन एरियाज में। सो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस in specific area of DNA, in specific area of DNA which are unique in every individual, which are unique in every इंडिविजुअल, ठीक है। और याद रखें एवरी इंडिविजुअल विल हैव इट्स ओन डीएनए फिंगरप्रिंट, सबका अपना अपना अलग डीएनए फिंगरप्रिंट होगा, सबका अलग होगा, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट, सबका एक अपना डीएनए फिंगरप्रिंट है,
तभी कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं हो सकती, कुछ ज़्यादा इसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हो, ठीक है। सो दिस इज नंबर 1 थिंग, हमने लिखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड लिखा हम लोगों ने डेफिनेशन। नाउ लेट्स राइट डाउन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भाई है क्या, बेस्ड किसके ऊपर है, तो आप लिखते जाइए, साथ साथ में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यार ये किसके ऊपर बेस्ड है। मैंने अभी बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझाई कि यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते टाइम हम पूरा डीएनए नहीं खोल के देखते, वी सी सर्टन लोकेशंस of DNA and that specific location is called VNTR. Now what is a VNTR? Don't worry, I will be speaking about that in few seconds in detail, ठीक है। अभी बस इतना लिखो कि प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है यार, इट इज बेस्ड ऑन VNTR sequences, VNTR sequences and VNTR sequences बेसिकली अभी बता देती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैम इतना क्या भाव खा रहे हो, बता दो जल्दी से, तो बता देती हूँ यार। VNTR सीक्वेंसेस बेसिकली ना रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती है, जैसे मान लो किसी एक क्रोमोसोम पे CCCCCCC या CTCTCTCT या 80808080 लिखा हो, तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है ना, तो यार यही रिपीटेटिव सीक्वेंसेस VNTR सीक्वेंसेस कहलाती है। लेकिन इनमें भी चेंजेस होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कि लोकेट करें उन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को और फिर उनमें देखें कि क्या डिफरेंस है। अभी नहीं समझ में आया तो दोबारा से सुनो, समझ में आ जाएगा, वरना बने रहो, आ जाएगी बात समझ, ठीक है। तो VNTR सीक्वेंस इनके बेस हैं, और VNTR सीक्वेंसेस किस पर बेस्ड है यार, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे बेस्ड है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन VNTRs and this is based on DNA polymorphism, ठीक है। अब यार अभी आपको एक डेटा लिखवाती हूँ मैं, नोट ऐसे करके नोट लिखे यार। नोट ये है कि आपको पता है कितना डीएनए आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, हम दोनों के डीएनए में कितना % डिफरेंस होगा, क्या लगता है कितना डिफरेंस होगा? मैम बहुत डिफरेंट होगा, वी आर एब्सोल्युटली डिफरेंट मैम, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, बट लेट मी टेल यू माय डीएनए एंड योर डीएनए are 99.9% similar. Yes, you heard it right. 99.9% मेरा और आपका डीएनए सेम ही है यार, सब कुछ सेम है। सिर्फ 0.1%, मात्र 0.1% से मैं हूँ और आप हैं। जी हाँ बच्चों, only 0.1% will create a different phenotypic appearance, आप में मेरे में। तो यार कहने का मतलब है हमारा जीनोम में कितने बेसिस थी, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स है ना हमारे पास, तो उसमें से 0.1% ही अलग करना है, यानी कि 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर जो है वो हमारी सेम ही है ना। तो यार लिख लेते हैं, नोट क्या है, नोट है कि नोट ये रहेगा कि 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंसेस, बेस न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस इज सेम in humans, is same in humans, humans में same है। 0.1% difference in genome is responsible for differences in phenotypic characters, या phenotype में जो difference है वो सिर्फ मात्र 0.1% जो difference है उसके कारण वजह से है। So this is what is important note. Now let us talk about यार ह्यूमन डीएनए के अंदर, ये मैंने बोल दिया ना VNTR कुछ होता है, मैं समझाती हूँ VNTR क्या है। यार साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने उठाया ह्यूमन डीएनए, क्या उठाया, ह्यूमन डीएनए। यार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे ना इतनी तो तुमसे उम्मीद हो गई है, पता नहीं क्यों पर हो गई है इतनी उम्मीद कि यार बायोलॉजी पढ़ने वाले को सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के बारे में तो पता होगा।
और अगर आपको नहीं पता तो चिल करो, अभी बता देती हूँ यार। जैसे सीजियम क्लोराइड ना एक डेंसिटी ग्रेडियंट होता है ऐसा, ठीक है, छन्नी की मतलब उसकी तरह एक्ट करता है, जेल होता है बेसिकली यार। इसमें जो चीज़ें मोटी होंगी, जो चीज़ें भारी होंगी, वो क्या बनाएंगी, वो एक मोटे बैंड बनाएंगी, वो एक मोटे बैंड बनाएगी, थिक बैंड बनाएगी। जो पतली होंगी वो क्या बनाएंगी, छोटी छोटी बैंड्स बनाएंगी, छोटी छोटी बैंड्स बनाएंगी। हालांकि मुझे उल्टी लोकेशन ऐसे रखनी चाहिए, मतलब मोटे वाला यहाँ और पतले वाले थोड़े ऊपर, है ना, ये चीज़ है। तो यार सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट तो पता है ना, बोल दो यार मैम पता है, मैम पता है, 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 पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, होना भी चाहिए यार, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यार ह्यूमन डीएनए को साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, ग्रेड डेंसिटी के बेसिस पर सीजियम क्लोराइड में उसको अलग किया, ठीक है। तो ह्यूमन डीएनए इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ग्रेडियंट। तो यार ये देखा गया, साइंटिस्ट को ये नज़र में आया कि यार जो सबसे मोटा होगा उससे एक बड़ा सा बैंड बनेगा, उससे एक बड़ा सा बैंड बनेगा, है ना। तो यार और एक जो छोटे छोटे होंगे बैंड्स, यानी कि वो पतले पतले वो ज़्यादा, उनकी डेंसिटी थोड़ी कम है। तो यार विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ग्रेडियंट, human DNA got separated into two types of DNA. One is known as bulk DNA, जिसका सबसे ज़्यादा बैंड होगा, जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा, एंड अदर इज नॉट बल्क DNA। यार ये मुझे यहाँ पे बल्क नहीं लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट इट हियर। एक्चुअली द DNA which got separated as bulk, जो सबसे ज़्यादा है, that is a non-repetitive DNA, non-repetitive DNA, ठीक है। तो यार देखना, जैसे मान लो ये ग्रेडियंट ले लिया मैंने, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट लिया, तो यार यहाँ पे एक मुझे अच्छा खासा बड़ा सा ब्रॉड बैंड दिखाई दिया, ये वाला। इतने बड़े बल्क को या इतने बड़े बैंड को मैं क्या बोलूँगी यार, इसको मैं सीधा कह दूँगी बल्क डीएनए। क्या बोलूँगी इसको मैं, ये बल्क डीएनए। और इसके अंदर डीएनए सीक्वेंसेस कैसी है, जिनमें कोई रिपीट नहीं है, नॉर्मल डीएनए कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। ये क्या है, CSCl ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ये है, ठीक है। नाउ देखा गया कि एक तो ये बैंड नज़र हुआ, एक ये बैंड नज़र आया, और एक और बैंड नज़र आया, और बहुत सारे छोटे छोटे और बैंड्स नज़र आए जिनमें डीएनए वाज रेपिटेटिव। तो यार ये आपको रेपिटेटिव डीएनए भी दिखेगा, यानी कि इसके अंदर रिपीट्स है, यानी कि 80 CG TT कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइप का रिपीट हो सकता है। तो देयर कैन बी अ रेपिटेटिव डीएनए एज वेल। तो यार रेपिटेटिव डीएनए भी हो सकता है, इसके बैंड मुझे थोड़े पतले बनाने हैं, ये बड़े नहीं होंगे, इसके पतले पतले बैंड होंगे, ठीक है, ऐसे बैंड। सो दिस इज़ अ रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है, छोटे बैंड है इसके, छोटे बैंड है, या एक ही बैंड लेते, वरना तुम बोलोगे मैम ये क्या बना दिया आपने बहुत सारे। बस आप कंपेयर करने के लिए इतना रख लो कि ये छोटे होंगे, ठीक है। तो यार ये अलग अलग से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार इस बैंड को बोलेंगे सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए। अच्छा आपको पता है रेपिटेटिव डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन में, यानी कि इससे जीन वीन नहीं बनता है, और ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हमारी बॉडी में किसी चेंजेस के लिए, ठीक है। ये रेपिटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग एरियाज में पड़ा रहता है, कोई परेशानी नहीं करता है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रेपिटेटिव डीएनए फाउंड इन नॉन कोडिंग रीजन्स, लाइक कौन कौन से रीजन्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है सेंट्रोमेयर में होगा, जैसे कि तुम्हारा वो हो गया, टीलोमर हो गए, टीलोमर पता है ना, क्रोमोसोम के एंड्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाया जाएगा एक्सेट्रा। सो दिस इज सैटेलाइट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, अभी तक देख सकते हो आप लोग, रेपिटेटिव डीएनए और नॉन रेपिटेटिव डीएनए है। नॉन रेपिटेटिव डीएनए ज़्यादा बड़ा है, और रेपिटेटिव डीएनए जो है वो एक छोटा सा बैंड बनाएगा अलग से। सैटेलाइट क्यों बोला यार, सैटेलाइट होता है ना अलग से पड़ी हुई है, अलग से, ठीक है। तो यार ये छोटे छोटे अलग बैंड भी दिखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट।
अब यार हमें और एक चीज़ बड़ी डिटेल में पढ़नी है, रेपिटेटिव डीएनए के टाइप्स हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, नीट के हिसाब से भी और सबके हिसाब से भी पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन रेपिटेटिव डीएनए 2 टाइप का है, लिखेंगे रेपिटेटिव डीएनए 2 टाइप का। वन इज कॉल्ड मिनी सैटेलाइट which is also called VNTR, and the other one is called microsatellite called SSR, that is single sequence repeat। अब इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं, डब्बे में बना दो। प्रीतिका मैम को डब्बे बड़े पसंद है, डब्बे देख लेती है मैम हर जगह। जोक्स अपार्ट, ठीक है, एंड बैड जोक्स, प्रीतिका मैम डजंट नो जोक्स, वेरी पुअर, ठीक है। चलो अब हमने क्या लिखा कि रेपिटेटिव डीएनए जो है वो 2 प्रकार का है, मिनी सैटेलाइट हो गया या माइक्रो सैटेलाइट हो गया। अब यार आप मेरे को बताओ, आपके दिमाग से आपको क्या लगता है कि क्या लग रहा है कौन से वाला है जो ज़्यादा बड़ा स्ट्रेच होगा रिपीटेटिव सीक्वेंस का, ये वाला या ये वाला? आधे पता नहीं क्यों हमेशा क्लास में भी आंसर देते थे मैं माइक्रो होगा। यार आपको नहीं लगता माइक्रो का साइज़ छोटा है मिनी से? मिनी एंड माइक्रो मिनी सुना ही होगा ना, मिनी स्कर्ट, माइक्रो मिनी स्कर्ट। आई शुड नॉट बी सेइंग दैट बट जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल, है ना। तो मिनी थोड़ा बड़ा है, माइक्रो मिनी और भी छोटा है, मतलब माइक्रो सैटेलाइट और भी छोटा है, ठीक है। तो यार लिख लीजिए, इसमें रिपीट का साइज़ क्या होगा, इसमें रिपीट का साइज़ क्या होगा, रिपीट का साइज़ क्या होगा यहाँ पे रिपीट का साइज़ है 10 to 60 बेस पेयर, 10 to 60 बेस पेयर, ठीक है। 10 से 60 बेस पेयर जो है, दिस इज़ द रिपीट साइज़, मतलब इतनी बारी रिपीट हुआ है। यहाँ पे रिपीट साइज़ बहुत कम है, इसका साइज़ भी बहुत कम है, दैट इज़ 1 to 4 बेस पेयर, सिर्फ इतना ही है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। टोटल साइज़ कितना है, टोटल साइज़ कितना है, टोटल साइज लिख लीजिए, टोटल साइज इज 1000, 10,000 to 20,000, 1000 to 20,000, सॉरी 1000 to 20,000, आई थिंक आई एम मिसिंग ऑन अ नंबर, 20,000, yes, 20,000 is right, 20,000 base pairs, yes, 20,000 is right, yes, you can write down. And talking about this one, micro satellite, it is less than 1000 base pair, 1000 base pair से भी इसका साइज कम रहेगा। अब यार यहाँ के दूसरे नाम है, आपने देखा बोर्ड पे लिखा है VNTR, बोर्ड पे लिखा है SSR। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, लिख रही हूँ, ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड variable number of tandem repeats, variable number of tandem repeats। मैं आपको समझाती हूँ यार, इस वर्ड का मतलब ही क्या है। वेरिएबल हो गया बहुत सारा, टैंडम का मतलब होता है बार बार, यानी कि अगर ये एक लाइन है, यहाँ पे अगर जी लिखा है ना, तो बार बार जी ही थोड़ी देर में फिर रिपीट होएगा, फिर दोबारा से ही जी दोबारा रिपीट हुआ, यानी कि साइक्लिकली अगर कोई बार बार रिपीट कर रहा है उसको बोलते हैं टैंडम, ठीक है। नाम है VNTR, यानी कि ये बार बार रिपीट करेगा और इसका साइज़ कितना होगा 10, मतलब 10 बारी जी है से लेकर 60 बारी तक, इतना लंबा ये रिपीट का साइज़ हो सकता है, इतना लंबा इस रिपीट का साइज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके नाम याद करने थे यार, नाम याद करने थे, और वहाँ पे उसका नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में, व्हाट इज़ द नेम रिटन हियर, SSR। यार SSR स्टैंड्स फॉर सिंगल सीक्वेंस रिपीट, ऑल्सो कॉल्ड सिंगल सीक्वेंस रिपीट, इट इज़ कॉल्ड सिंगल सीक्वेंस रिपीट। यार अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको क्या लगता है, मान लो आप ही साइंटिस्ट हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप ही साइंटिस्ट बन जाओ, मुझे बताओ
अब अगर मान लो तुम्हें किसी ऑर्गेनिज्म का, ये वही वाला जेठालाल वाली स्टोरी में जेठालाल का डीएनए अगर तुम्हें देखना है, वीएनटीआर सीक्वेंस देखनी है, तुम्हें क्या लगता है समझदारी क्या होगी? समझदारी होगी तुम सीधा जुप करके एकदम वीएनटीआर को देखो वहाँ पे कैसा है, या फिर तुम माइक्रो सैटेलाइट को देखोगे, मतलब एसएसआर को देखो, किसको देखोगे? बताओ क्या लग रहा है? फिर से एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिखना नहीं, ड्रॉ नहीं करना, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। यार मान लो वो जेठालाल जी का डीएनए था, ये वीएनटीआर सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, ये वीएनटीआर सीक्वेंस जी मान लो कितनी बार लिखा होगा, ये 60 टाइम्स होगा, और हमारे अंदर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी है, यानी कि चेंज भी होगा। तो यार वो जो कपिल आया था अपनी जायदाद लेने के लिए, यानी कि यहाँ पे भी तो वीएनटीआर होगा ही, है ना, यहाँ पे कुछ 0.1% का डिफरेंस भी हो सकता है, यानी कि अगर ये 60 टाइम नहीं हुआ तो ये शायद 50 टाइम होगा, 55 टाइम्स होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि यार इसको पढ़ना ज़्यादा समझदारी है, या फिर जहाँ पे सीक्वेंस ही लिखी 3 बारी हो या 1 बारी लिखी हो, मान लो, क्योंकि हमने क्या बोला 1 to बेस, मतलब बेस पेयर सिर्फ 6, मतलब 1 to 4 बेस पेयर, मतलब ये बेस पेयर है, ये 1 हो गया, या हो सकता है मैक्सिमम 2 हो गए। तो क्या करोगे? यही बार बार रिपीट हो रहा है, जी थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट हो रहा है, जी थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट हो रहा है। किसको देखना समझदारी? इसको देखना समझदारी है या इसको देखना? जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये उनके लिए 2 मिनट का मौन, कैसे यार, कैसे इसको कैसे देख लेंगे? यार मैंने क्या बोला, 1 to 4 बेस पेयर, हमें क्या पता वो जी ऐसे ही आ गया है, रिपीट में आया है, ऐसे ही आ गया है, या फिर सच में ही सीक्वेंस में था ए टी जी, तब भी तो ऐसे भी तो जी लिखा ही हो सकता था ना। हम क्यों मैक्सिमम वाले को देखें, हम मिनिमम वाले को देखते हैं। तो अगर जी थोड़ी थोड़ी देर में बार बार रिपीट हो रहा है, इसको तो लोकेट करना ही बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे देखना ज़्यादा आसान होगा, अंधे को भी दिखाई देगा कि यार 60 बारी जी लिखा है, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 50 बारी होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, देख लेते हैं, है ना। अगर तो ये इसी का पेरेंट है तो यार होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं है तो मतलब नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। कमेंट्स में बता देना यार कि नहीं क्लियर हो रही है बात या क्या। अच्छा सुनो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक भी दे रही हूँ, और अगर आपको लगता है ना कि एज इट इज़ मेरी हैंड राइटिंग वाले नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो और वहाँ पर भी नोट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार ये डिलीट कर रही हूँ, ये वाला मैंने बस समझाने के लिए बताया था, ठीक है, ये अपनी कॉपी में मत लिखना। अब आप बोलोगे मैम इतनी बातें होगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बताओगे? यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत आसान है, लेकिन उसका ये वाला जो बेसिस है ना वो मुश्किल है। जिस बच्चे को यही नहीं क्लैरिटी है कि वीएनटीआर क्या है, वो कैसे आगे पे जाएगा, कैसे होगा ये पॉसिबल। अब हमें एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यार डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है समझा रही हूँ, यहीं पे लिखवा देती हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा इसको अपने दिमाग में उतारना। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, एनसीईआरटी ने पॉलीमॉर्फिज्म, यार एनसीईआरटी ने पता है क्या, बड़े स्पष्ट शब्दों में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में लिखा है। और मैंने अपनी लाइफ में जितने मेरे जूनियर टीचर फ्रेंड्स हैं ना, वो सब ये बोलते हैं कि प्रतिका हम तो ये पढ़ाते ही नहीं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो यार इसीलिए मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, यार ये ज़रूर बात बता के आना। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है चेंजेस इन द डीएनए की फॉर्म में। यार ये जो वीएनटीआरस है, नॉन कोडिंग रीजन है ना, ये नॉन कोडिंग रीजन है, मैंने पहले ही बताया था, दिस इज़ नॉन कोडिंग, रेपिटेटिव डीएनए इज फाउंड इन द नॉन कोडिंग रीजन। यार इनमें जो चेंजेस है, इनमें जो म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आई है, दैट इज़ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब बताओ इसका हमारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे कोई फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन कोडिंग है, कुछ होना ही नहीं है। लेकिन फिंगरप्रिंटिंग के बड़े काम आ सकता है ये। Are you getting my point or not? Are you getting my point or not? So let me write down what is DNA polymorphism. It is inheritable mutation, यानी कि ऑफस्प्रिंग में जाएगी, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। वन सेकेंड, लिटिल चेंज। मैं ये बोल रही थी कि हाँ सुनो, म्यूटेशंस तो हमारी बॉडी में होती रहती है, चलती रहती है म्यूटेशन, लेकिन यार ऐसी म्यूटेशन एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में जा सकती है, एक इंडिविजुअल से दूसरे में जा सकती है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी ज़्यादा हो, तभी तो हम उसको बोलेंगे वो किसी काम की म्यूटेशन है, और उसी वजह से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट होता है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? अगर कोई म्यूटेशन है, थोड़ी सी उसमें शक्ति ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा है,
और ये इनहेरिट कर रही है फ्रॉम वन ऑफस्प्रिंग टू अनदर, दैट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। लिख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो आई हैड टू राइट इफ एन डीएनए पॉलीमॉर्फ इफ एन inheritable mutation has a frequency or is observed in a population is observed in a population at a higher frequency वैल्यू थोड़ी जिसकी ज़्यादा है, ठीक है। कितनी वैल्यू होनी चाहिए यार, NCERT वैल्यू है 0, लिख लेना आप लोग 0.01। इस फ्रीक्वेंसी से जिसकी म्यूटेशन रेंज थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, इज़ रेफर्ड एज DNA पॉलीमॉर्फिज्म। मैं एक बारी फिर समझाती हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा मिक्सअप हो गया। एक बारी सांस लेके समझाती हूँ, थोड़ा पानी ले लेती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो मैं बताती हूँ बच्चों। मैंने बोला DNA पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलेंगे। DNA पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि DNA के शेप्स या DNA के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना, सीक्वेंसेस में चेंज आना। DNA के सीक्वेंसेस में अगर चेंज आ रहा है उसको आप म्यूटेशन प्यार से बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? बुलाते हो ना। अब मान लो ये म्यूटेशन नॉन कोडिंग रीजन्स में हो रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट इस वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये कुछ DNA पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी, यानी कि DNA में चेंजेस कहलाएगी, ठीक है। इतना, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि हाँ भाई म्यूटेशन हुई है और DNA में चेंज आया है। लेकिन इससे कोई हमारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप ज़रूर लिखें अकर्स इन नॉन कोडिंग रीजन्स, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ ज़रूर लिखें, अकर्स और फाउंड इन नॉन कोडिंग रीजन्स, ठीक है। तो यार इससे हमारे जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे फिनोटिपिक उस पर कोई फ़र्क नहीं होता, कुछ नहीं होता है। लेकिन यार DNA फिंगरप्रिंटिंग के बहुत काम आ जाता है, क्योंकि हम एकदम पकड़ पाएंगे ना कि म्यूटेशन हुई है, चेंज हुआ है, तो सीधा पूरा का पूरा DNA खोलने से अच्छा है VNTR सीक्वेंस देख लो, खासकर यही वाला VNTR वाला देख लो कि कितना चेंज आया है, कितना म्यूटेशन हुआ है, बस वो देख लो। सो ये इसके कहने का मतलब है। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया है। नाउ वी आर रेडी टू राइट अबाउट द स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब लोग हम तैयार हैं। आप सोच रहे होगे कि मैम शुरू हो जाता फटाफट से, यार ऐसे जल्दबाजी वाला काम नहीं करते, हम आराम आराम से पढ़ाते हैं। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी कॉपीज़ में। चलिए, दिस इज़ द लास्ट थिंग, सो वी विल राइट डाउन स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। और मैं आपको NCERT की वो फ़ोटो भी दिखा दूंगी जो NCERT ने आपको एक्सपेक्ट की है कि आपको उसका मतलब समझ आ जाए, और आधी बातें अधूरी करके उम्मीद है NCERT को कि आप उसको कर लोगे। सबसे पहले DNA फिंगरप्रिंटिंग में आपको मैं ऐसे समझाती हूँ। मान लो यार, चलो हम केस स्टडी कर लेते हैं। तो ये देखो, ये फ़ोटोज़ हैं। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आएगा इससे आपको, पर मैं प्यार से समझाऊंगी, सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे करेंगे, सब मक्खन क्लियर हो जाएगा। आधे बच्चे मुझे कमेंट्स में लिखते थे, मैम डायमंड क्लियर। कभी कभार तुम्हारी बहुत याद आती है उन ऑनलाइन लाइव क्लासेस की। तो यार जल्द मेरे इस YouTube चैनल पे हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तुम्हें, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो यार देखना यार, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं ये एक पर्सन 1 है, दिस इज़ पर्सन A, दिस इज़ पर्सन B, एंड मान लो ये एक ऐसा पर्सन है जो हमें पता नहीं है कि वो A है या B है। हम इनके क्रोमोसोम में, ये देख रहे हो रेड कलर के ब्लॉक्स बने हुए हैं,
ये हम एक्चुअली VNTR सीक्वेंसेस को ही काउंट करते हैं। यार चलो यार, इस कहानी को हम बाद में करते हैं, आप नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सिंपल इतना याद रखो यार, मान लो कोई एक केस हुआ, एक एरिया, एक घर था, मान लो जेठालाल का ही घर था। जेठालाल के घर में ना 2 चोर चले गए, ठीक है। एक चला गया मोटू और एक चला गया पतलू, ठीक है। जेठालाल जी के घर में डकैती भी हुई और जेठालाल जी के घर में उनकी हत्या भी हो गई, ठीक है, मार ही देते हैं उनको हम। और जो दोनों चोर थे ना, जो भी थे मोटू पतलू, ये इतने गधे थे ना कि ये पकड़े गए, लेकिन किसी ने तो मर्डर किया है, तो यानी कि एक को थोड़ी ज़्यादा सज़ा मिलेगी, एक ने सिर्फ डकैती की होगी या मिलके किया, देखते हैं कैसा है ना। तो यार ये केस अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम एकदम साइंटिस्ट की नज़रों से देखेंगे कि साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप DNA फिंगरप्रिंटिंग का होता है कि ब्लड सैंपल या सेल सैंपल, कोई एक सैंपल ले लो जहाँ से DNA एक्सट्रैक्ट होगा। अब यार ऐसे मान लो कि जब जेठालाल जी मतलब जब वो उनको कोई मार रहा होगा, तो ये भी आपस में ये भी लड़ रहे होंगे, ये उस जो भी क्रिमिनल है उसका ऐसे मुंह नोच देंगे, या उसके बाल खींच देंगे, या उसको एकदम मुक्का उक्का मारा होगा कि उसका भी खून निकल जाए, चोर का भी खून निकल जाए, है ना। तो यार पहली चीज़ क्या होती है कि क्राइम स्पॉट से ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाए। तो फर्स्ट थिंग इज़ कलेक्ट ब्लड सैंपल, या कुछ भी हो सकता है, बाल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मैं पहले ब्लड सैंपल ले रही हूँ, ठीक है। तो यार ये ब्लड सैंपल लिया, इसमें खून बना देते हैं हम लोग, ठीक है। खून ले लेते हैं। सो दिस इज़ ब्लड सैंपल। तो पहला काम किया, ब्लड सैंपल ले लिया। लिखवाने नहीं वाली हूँ, डायग्राम से सारी चीज़ समझ आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया, अब यार ब्लड सेल ही है ना, और हर एक सेल में DNA होगा, और हमारी कोई सी भी जौन सी भी आपको सेल उठानी है उठा लो, सब में DNA तो सेम ही होगा ना। तो यार सेकंड स्टेप इज़ कि DNA को आइसोलेट किया जाए, ठीक है। तो यार अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ये डबल स्टैंडर्ड जो हमारा DNA दैट विल बी आइसोलेटेड, ठीक है। मैंने गंदा सा बना दिया, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। वाइट कलर का आइसोलेट होता है वैसे लैब्स वगैरह में, मैंने भी किया अपने कॉलेज में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप इज DNA आइसोलेशन, ठीक है, या DNA इज एक्सट्रैक्टेड। DNA एक्सट्रैक्शन कहाँ से, DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सेल्स, ब्लड सेल से हमने DNA को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यार इतने बड़े DNA पे काम करना पॉसिबल नहीं है। DNA पता बहुत लंबा है, आइयो बहुत लंबा, ऑलमोस्ट अक्रॉस 1 आर्म लेंथ से भी ज़्यादा, ठीक है। एक सेल के अंदर 1 आर्म लेंथ के जितने का लेंथ का DNA है, तो इतने पे काम वाम नहीं हो सकता, तो इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो DNA इज कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। किससे काटते हैं, DNA इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स, DNA इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन इन एंजाइम्स के बारे में पता ही है आप लोगों को, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, पता ही है ना, ये एंजाइम्स है जो DNA को तोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, ऐसे DNA के फ्रैगमेंट्स होंगे, ऐसे टूटा DNA हमारे पास। अब यार नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ DNA जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यार मेरे को नहीं पता आप लोगों को DNA जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पता है कि नहीं पता है, बट चलो मैं ना आप लोगों को एक इमेज दिखा देती हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। चलो यार गूगल में सर्च करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं। हाँ ये फ़ोटो बढ़िया है, मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यार ये एक्चुअली एक वो है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपैरेटस है। यार पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये कंटेनर सा होता है और यहाँ पे ना एक जेल सी लगी रहती है, एगरोस जेल लगी रहती है, ठीक है। और इस जेल में ना कुछ खड्डे से होते हैं, उनको वेल्स बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रही, हाँ यहाँ देख लो, यहाँ थोड़ा सा दिखाई देगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इस जेल में यहाँ पे ना कुछ गड्ढे से बने हुए हैं, चलो हम लोग इसको बनाते हैं, मैं समझाती हूँ आपको कैसे करना है। सुनिए क्या होगा, ये एक हिसाब से एक प्रोसेस है जिसमें ना DNA को सेपरेट किया जा सकता है, सुनो यार, ये मान लो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया,
दिस वन, ये आपने देखा था डब्बा ऐसा सा है यार, यहाँ पे ना कुछ गड्ढे से होते हैं इस जेल के अंदर, इन गड्ढों को आप क्या बोलते हो, वेल्स बोलते हो, और इन वेल्स में डीएनए को लोड किया जाता है, डीएनए को लोड किया जाता है। तो आप इसको ऐसा मान के चलो, ये जो जेल है, अभी बनाना नहीं, आप ये समझाने के लिए बना रही हूँ, ये जो जेल होगी यार ये किसी कॉम्पोजिशन की बनी होगी, किसी चीज़ की बनी होगी। एक्चुअली ये जो जेल है ना, इसका कॉम्पोजिशन जो है वो ना पता किसकी तरह एक्ट करता है, नेटवर्क की तरह एक्ट करता है। तो इसको आप अगर इसको जूम करके देखें ना, तो ऐसे कपड़े में जैसे नहीं लगे होते ऐसे, ऐसा नेटवर्क जैसा होता है, ऐसा नेटवर्क जैसे का बना होगा। तो यार ये डीएनए को सेपरेट करने में हेल्प करता है। जो डीएनए सेगमेंट ये सीव हो रहा है ना, एक तरह से सीव की तरह, छन्नी की तरह एक्ट कर रहा है ना। जो डीएनए फ्रेगमेंट सबसे भारी होगी, सबसे मोटी होगी, मतलब बोला ना कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐसे ऐसे आइसोलेट हुए, ठीक है। तो यार ये वाली फ्रेगमेंट बड़ी है, ये वाली फ्रेगमेंट छोटी है, ये वाली और बड़ी है, ठीक है, और ये वाली फ्रेगमेंट छोटी है। तो क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रेगमेंट होगी वो सबसे पीछे ही रह जाएगी, क्योंकि ये सबसे भारी है, ये आगे तक निकल नहीं पाएगी, क्योंकि ये छन्नी की तरह एक्ट कर रहा है, डीएनए इसमें डाला हुआ है, तो ये आगे की ओर मूव करेगा डीएनए, ठीक है, क्योंकि ये ना पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है। इट वर्क्स ऑन टू थिंग्स, वन इज़ चार्ज, अदर इज़ साइज। साइज तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कि जो सबसे भारी होगा वो पीछे रह जाएगा, और जो सबसे छोटे डीएनए बैंड्स हैं वो आगे आ जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे चलेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो इट वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स। वन इज चार्ज। डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, चलो जल्दी से बताओ कमेंट्स में, कौन सा चार्ज होता है? डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट की वजह से, PO4 की वजह से। तो यार यहाँ पे ना इस पूरे अपैरेटस को पॉजिटिव चार्ज के साथ लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एंड होता है, जैसे आपने फोटो में देखा। तो डीएनए इस तरीके से मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। तो मोटी मोटी स्ट्रैंड्स पीछे, पतली पतली स्ट्रैंड्स आगे, इस तरीके से डीएनए आइसोलेट होता है, ठीक है। तो यार मान लो कि मैं अब आपको ना यहाँ पे इन वेल्स में ना डीएनए डाल के दिखा रही हूँ, मतलब हमारे वाला क्लास वाला। सुनो, लेट अस से मैंने आपको बताया ना कि क्राइम स्पॉट पे कोई क्राइम हुआ था, क्राइम स्पॉट पे कोई क्राइम हुआ था, तो यार मैं यहाँ पे लिख दूँ CS, यानी कि क्राइम स्पॉट। तो क्राइम स्पॉट पे जो डीएनए लिया उसको फ्रैगमेंट्स में रख दिया, ये फ्रैगमेंट्स निकल आ गए उसके, ये जेल में ऐसे बन के आए बैंड्स। अब मैंने आपको क्या बोला कि दो चोर गए थे वहाँ पे, मोटू और पतलू, दोनों ही गधे थे, पकड़े गए, ठीक है। तो यार मोटू का भी डीएनए लिया जाएगा, पतलू का भी डीएनए लिया जाएगा, सेम स्टेप, उनका भी सैंपल लेंगे, उनका भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनका डीएनए कट इनटू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, और उनका भी डीएनए लोड कर देंगे। तो यार उधर भी ऐसी बैंड्स दिखाई देंगी, कुछ बैंड्स पीछे, कुछ बैंड्स आगे, कुछ बैंड्स पीछे, कुछ बैंड्स आगे। तो यार इस स्टेप पे हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि कौन मोटू क्रिमिनल था या पतलू क्रिमिनल था, ये नहीं हम अभी बता सकते हैं, क्योंकि यार ये देख के नहीं समझ आ सकता कि अंदर सीक्वेंस क्या है। साइज तो किसी का भी सेम हो सकता है ना। तो यार ये एक मोटा मोटा एक ऐसा जैसा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप तो हम लोग यहाँ पे लिख लें, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर आइसोलेटेड into bands by DNA gel electrophoresis, ठीक है, जो कि किस बेसिस पे काम करता है, चार्ज के बेसिस पे भी काम करता है और साइज के बेसिस पे भी काम करता है, ठीक है। ये इसका फंडे है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यार, यहाँ पे ना हम लोग स्टेप भी बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, ये मैं इसका स्टेप ऐसे बना देती हूँ, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस वाज फर्स्ट स्टेप, दिस वाज सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये जो भी था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जितना भी डीएनए प्रेजेंट है, ये अभी कैसा है, ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना यार। इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बना देते हैं, हीट ट्रीटमेंट से या किसी भी ट्रीटमेंट से डीएनए को सिंगल स्टैंड कर देते हैं, या एंजाइम लगा के भी। तो ऑल द डीएनए बैंड्स all the DNA bands, DNA is made सिंगल स्टैंडर्ड। क्या करेंगे, इसको सिंगल स्टैंडर्ड कर देते हैं। जितना भी डीएनए, जहाँ पे जैसा भी डीएनए पड़ा हुआ है,
इस सबको हम क्या कर देते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। क्राइम स्पॉट वाले डीएनए को भी, इस वाले डीएनए को भी, इस वाले भी, सबको क्या कर देते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, यार आप लोगों ने कभी ठप्पा लगाते हुए देखा है, मेहंदी का ठप्पा, लड़कियों को पता होगा, देखा है, ठप्पा लगा देते हैं ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जितने भी बैंड्स आप देख रहे हो, ये सारे बैंड जो सिंगल स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग कर देते हैं, छाप देते हैं, कहाँ पर, इसको हम छाप देते हैं यार एक नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि उस पर काम करना आसान रहे। और इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड है सारा डीएनए, इसकी मैं ऐसे फोटो बना दूँ, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिला देती हूँ, ये ऐसा होगा, चलो बाद में पहले लिख लो, द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA is transferred on a nylon membrane, on a nylon membrane, और इस टेक्निक को आप क्या बोलते हो, सदर्न ब्लॉटिंग कहते हो। सो दिस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। ऐसे बहुत सारी ब्लॉटिंग होती है, नदर्न भी होती है, तो आपने याद रखना कि इसको आप क्या बोलते हो, सदर्न ब्लॉटिंग कहते हो। तो यार आपके पास पता है क्या आपको नज़र आने वाला है, आपको नज़र आएगा ऐसा, ये मान लो ये ऐसा, दिस इज़ द ब्लॉट, और इस पे ये बैंड्स, ये क्राइम स्पॉट वाले के बैंड्स, ये मोटू के बैंड्स, ये पतलू के बैंड्स, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ द मेन स्टेप, या जिस पे आप बोल सकते हो सारी जो गेम है ना, जितना अभी हमने सारा पढ़ा, इतना कुछ पढ़ते चले गए, इतना कुछ पढ़ते चले गए, ये सब अब आप लोग समझोगे। यहाँ पे आता है VNTR गेम में, बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से मैं समझा रही हूँ, आई होप आपके दिल तक ये चीज़ पहुँचे। सुनो यार, जैसे मैंने कहा कि क्या हुआ, प्लॉटिंग हुई, ब्लॉटिंग से हमने DNA को कैसे रख लिया, अब हमने DNA के हमने सिंगल बैंड्स बना के रख दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग कुछ VNTR सीक्वेंसेस लेंगे, जो हमें ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी सीक्वेंसेस होती हैं, वो रेडियो एक्टिव VNTR सीक्वेंस लेंगे और इसके ऊपर फेंक देंगे। समझाऊँ मैं, एक बारी मैं इसको अलग पेज पे समझाती हूँ, सो दैट यू डोंट मिस ऑन इट। इसको मैं अलग से बता रही हूँ, इसको मैं अलग से बता रही हूँ, तो ताकि आप गलती ना करो। यार मैंने क्या बोला, आप अपनी कॉपी में नहीं बनाना, आप अपने नोट्स गंदे नहीं करना, यहाँ पे अलग से चाहे समझना है तो किसी और पेज पे समझ के रख लेना। मैंने कहा ये नायलॉन मेम्ब्रेन है, ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA, यहाँ पे भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA, यहाँ पे भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ये क्राइम स्पॉट वाला है, ये मोटू का DNA, ये पतलू का DNA, ठीक है। मैंने कहा ये सब का सब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ये सब का सब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। मैंने कहा यार हमें VNTRs के बारे में नॉलेज है, पूरा का पूरा हम DNA खोल के नहीं देखते, मैंने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, पूरा का पूरा वीडियो खोल के नहीं, DNA खोल के नहीं देखते हैं कि हाँ भाई तेरे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। हमें आइडिया है ऑलरेडी कि कौन से क्रोमोसोम्स पे क्या क्या रिपीट्स होते हैं, क्योंकि हमने याद किया है कि सिर्फ हमारा DNA कितना डिफरेंट है, 0.1%। तो साइंटिस्ट को ये चीज़ पता होती है कि क्रोमोसोम 1 पे, सारे इंसानों के क्रोमोसोम 1 पे GGG का रिपीट है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, GGG का रिपीट है, ठीक है। तो यार ये एक VNTR है, ये एक VNTR है, ये VNTR है। क्या होगा, इस VNTR को हम लोग रेडियो लेबल कर देंगे, क्या कर देंगे, चमका देंगे, सिर्फ इतना समझो, इसको रेडियो लेबल कर देंगे, रेडियो लेबल कर देंगे, और इसको काम फेंक देंगे, इनको फेंक देंगे यहाँ पे, चलो जी जाओ इधर। तो यार VNTR सीक्वेंस यहाँ पे भी बाइंड करेंगी कहीं पर, इधर भी बाइंड करेंगी, कहीं कहीं पे बाइंड करेंगी, जहाँ पे भी बाइंड करेंगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यार, ऑब्वियसली अगर ये वाली VNTR सीक्वेंसेस यहाँ पे भी बाइंड कर रही हैं और यहाँ पे भी बाइंड कर रही हैं, फिर सेम ही जगह पे यहाँ पे भी बाइंड कर रही हैं, यहाँ पे भी बाइंड कर रही है, तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया तो लग ही जाएगा, जो भी मुजरिम होगा उसकी और क्राइम स्पॉट वाले का VNTR सीक्वेंसेस एग्जैक्ट पोजीशन पे बाइंड कर रहा होगा, बाइंड यहाँ पे भी करेगा, और फिर बारीकी से भी हम देखेंगे कि कितनी बारी बाइंड कर रहा है। तो अभी तक इतनी बात समझ में आई कि VNTR को उठा के हम लोग इन जगह पे फेंक देते हैं। यार ऐसे रेडियो लेबल्ड VNTR को प्रोब बोला जाता है। प्रोब का मतलब होता है टॉर्च,
टॉर्च से देखना चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे प्रोब की डेफिनेशन लिखवा लेती हूँ, और यहाँ पे एक मिनट हम वापस आते हैं अपने उस पर, ठीक है। सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज ट्रांसफर्ड वाया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग, लिखिए, अब हम लोग क्या ऐड करेंगे, डीएनए प्रोब डाल देंगे। डीएनए प्रोब क्या है? VNTR है, लिखवाऊंगी वो अलग से। अभी आप लोग लिखो कि डीएनए प्रोब, दैट वुड बी पॉइंट नंबर 7। डीएनए प्रोब बाइंड्स टू, डीएनए प्रोब binds to specific sequences, ठीक है, बाइंड कर जाएगा स्पेसिफिक सीक्वेंस को, इसके ऊपर नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इट बाइंड्स ऑन द नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सेस प्रोब साफ हो जाएगा, उसको वॉश ऑफ कर देंगे, ठीक है। एक्सेस प्रोब लिखो, एक्सेस प्रोब को हटा देते हैं, धुल जाएगा, ठीक है। जो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे बाइंड ही नहीं हो रहा, मतलब उसको कोई लोकेशन ही नहीं मिली है, ठीक है। तो एक्सेस प्रोब इज वॉश्ड ऑफ, एक्सेस प्रोब इज वॉश्ड ऑफ, ठीक है। एक्सेस प्रोब इज वॉश्ड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैटर्न बन जाएगा, एक बैंड पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। जिस जगह पर जहाँ पर डीएनए प्रोब के साथ बाइंड किया है वहाँ पे एक बैंड पैटर्न सा बन जाएगा। उसके लिए हमारी ये 2 आंखें काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन से वो बैंड्स है, कहाँ पर वो चिपक रहा है, ठीक है। सो फाइनली दोज VNTR जहाँ पे जाके चिपके हैं वो हमें ऑटो रेडियोग्राफी से या फिर फिल्म, मतलब आपको रेडियो एक्टिविटी से देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई जगहों पे लिखा होगा एक्सरे फिल्म और कई जगहों पे लिखा होगा दिस थिंग ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो सिंपल आप लोग लिखेंगे 9th पॉइंट लिखेंगे, बाउंड probe to DNA bands are visualized by, I hope it is visible, दिखाई दे रहा ना, by ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं एक्सरे फिल्म यूज़ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें एंड में जैसे मैं आपको फ़ोटो दिखा रही थी, रुको एक सेकेंड, आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, 1 सेकेंड, ये देखो, ये फ़ोटो, ये देख लीजिए यार, ये फ़ोटो में आपको ये बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो यार हमारी आंखों से तो हमें दिख नहीं रहा है, तो किसी मशीन में ही दिख रहे हैं ना डीएनए के बैंड्स। अब ऑब्वियसली ये वाला डीएनए अलग है, ये वाला डीएनए अलग है, और वो वाला डीएनए अलग है, सब अलग अलग है। तो ये बैंड्स दिख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ पे चमक रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ विजुअलाइज, दिस इज़ ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये ऑटो रेडियोग्राफी में आपको देखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हो फाइनली फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होनी चाहिए। लेकिन यार प्रोब का डेफिनेशन ज़रूर लिख के जाएं, प्रोब को मिस ना करें, ठीक है। प्रोब किसको कहते हैं यार, मैंने एकदम सेंटर में लिख रही हूँ, बीचों बीच की प्रोब किसको कहते हैं। तो यार दिस इज़ द एंड, फाइनल रिजल्ट जो है आपको ऑटो रेडियोग्राफी से समझ में आता है कि डीएनए कैसे बाउंड हुआ। तो यार जो बच्चे 12th क्लास के थे, जो बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस लिखो, तो यार आपको अगर सिर्फ स्टेप्स ही पूछेंगे, तो अगर आप ऐसे भी लिख के आ रहे हो ना, आई स्वेयर मम्मी की कसम आपसे कोई नहीं मार्क्स छीन पाएगा, क्योंकि आपने इतना ब्यूटीफुली पूरा डायग्राम भी बना दिया, सब बना दिया, टीचर रो पड़ेगा भैया इतना कुछ दे रहे हो तुम 2 नंबर में 2.5 नंबर में। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, इसको ऑप्शंस में ज़रूर कर लेना, और जो रिपीटर्स वाले बच्चे उनको बताइए क्या करना है ना, आप ज़्यादा समझदार हो। बस यार एक बात है जो ज़रूर आप लोग मेंशन करें, दैट इज़ अबाउट द प्रोब। मैं ना उसको यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे अलग से
सेंटर में, ताकि आपकी कॉपी में एक ही जगह पर आ जाए। प्रोब किसको कहते हैं? प्रोब किसको कहते हैं? सो प्रोब इज रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। प्रोब एज लिखिए रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस रिपीट, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस, यस यस यस, ठीक है। ठीक है, रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR sequences on nylon membrane, तो यार ये वाले मेम्ब्रेन पर जो भी प्रोब क्या था, रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR सीक्वेंसेस। और याद रखना है कि प्रोब क्या है, इट इज़ रेडियो लेबल्ड, और वो रेडियो लेबल्ड अगर है तो उसकी रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे देखने को मिलेगी? कहीं तो जाके चिपकेगा ना वो देखने के लिए हमें कहाँ पे देखना पड़ रहा है? यहाँ पे देखना पड़ेगा, ऑटो रेडियोग्राफी में। रेडियो लेबल कोई चीज़ की है, मतलब उसमें कोई ऐसा चीज़ डाल दी कि वो चमक रहा है, तो यार वो बाइंड तो यहाँ पे हो जाएगा, पर इसकी चमकार कहाँ देखने को मिलेगी? देखने को मिलेगी ऑटो रेडियोग्राफी से। आई होप ये दिखाई दे रहा है ना, ऑटो रेडियोग्राफी लिखा है मैंने। हाँ, रेडियो एक्टिव भी बोल सकते हो, रेडियो लेबल भी बोल सकते हो। रेडियो एक्टिव वैसे ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, रेडियो एक्टिव लिख दो, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। हाँ ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल वन द सेम थिंग, इट इज़ रेडियो एक्टिव एंड सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी याद रख लेना, सिंगल स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली यार डबल स्टैंडर्ड होता तब तो बाइंड ही कैसे करता, है ना, डबल स्टैंडर्ड होता तो बाइंड ही कैसे करता। तो याद रखें, अगर आपको मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट इज़ प्रोब, तो आपको डिफरेंस लिखना आना चाहिए कि प्रोब क्या है। हाँ, डीएनए प्रोब क्या है पता ही आप लोगों को, VNTR सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री है, रेडियो लेबल्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है। और ये कैसे अलग है VNTR से? ये VNTR ही है लेकिन उससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा और रेडियो लेबल्ड होगा, सो दैट्स अ डिफरेंस। तो आई थिंक इस सब के साथ आपको प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियर हुई है। नाउ लेट अस सी द पिक्चर ऑफ NCERT। अब हम जाके इसको कर सकते हैं। मुझे नहीं पता यार लोग कैसे पढ़ा देते हैं क्लास में, उड़ा देते हैं इस टॉपिक को। तो यार तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो यार, भाई लोग बहन लोग, इसको अच्छे से करा देना, ठीक है। तो यार चलो नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे थे, यहाँ देखना, देखिए अब आपको सारी बात समझ में आ गई है। ये है मोटू, A इज़ मोटू एंड B इज़ पतलू, ठीक है। एंड दिस इज़ क्राइम स्पॉट, क्राइम स्पॉट वाला डीएनए जो मिला था, ठीक है। तो हमने यही चीज़ बोला कि यार ये मोटू है, ये पतलू है, ये क्रोमोसोम मोटू का 7 है, ये क्रोमोसोम पतलू का 7 है, इसका क्रोमोसोम 2, इसका क्रोमोसोम 2, इसका क्रोमोसोम 16, इसका क्रोमोसोम 16। यार ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली कि हमारा डीएनए काफ़ी सिमिलर है, यानी कि जो सीक्वेंसेस आप इसके अंदर है, मोटू के अंदर है, वो पतलू के अंदर भी है, बट देयर विल बी सम डिफरेंस। यानी कि अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी इसके भी क्रोमोसोम 7 पे इसी लोकेशन पे जी ही होगा, लेकिन कुछ वेरिएशन होगी। अब यार चलो काउंट करते हैं, हमें याद हो जाएगा। ये देखो मोटू के पास डिप्लॉयड है ना, मदर फादर 2 क्रोमोसोम हो गए इसके पास, ठीक है। वही लिखा है मैटरनल पैटर्नल। ऑब्वियसली मान लो ये है क्रोमोसोम 7 और ये है 7-, ये इसको माँ ने दिया, ये इसको बाप ने दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया, पैटर्नल बाप ने ऊपर वाला, मैटरनल माँ ने नीचे वाला, ठीक है। यार काउंट करना कितनी बारी रिपीट है यहाँ पे, 1 2 3, यानी कि 3 बारी रिपीट है। यहाँ पे कितनी बारी रिपीट है, 1 2 3 4, यहाँ 4 बारी रिपीट है। इधर काउंट करो ज़रा, पतलू में ये सेम रिपीटेटिव सीक्वेंस मान लो हो सकती है जी या कुछ भी हो सकती है। कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बारी, मैंने 11 ही काउंट किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 बारी है। और यहाँ पे 2 स्टेप पीछे, 2 कम है डब्बे, यानी कि यहाँ पे 9 बारी है, ठीक है। तो यार ऑब्वियसली मोटू और पतलू तो अलग बंदे हैं। क्रोमोसोम 2 को गिनते हैं, क्रोमोसोम 2 में कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी रिपीट है। कोई भी रिपीटेटिव सीक्वेंस होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 बारी रिपीट है। फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 बारी और यहाँ 1 बारी। तो यार यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, इन दोनों के पास 7th ये 7 रिपीट्स इन दोनों जगह पर सिमिलर ही है, क्योंकि मैंने कहा था ना चेंजेस नहीं होंगी। क्रोमोसोम अब 16 में देखना, गिन सकते हो 1 2 3 4 5, ये 5 बारी रिपीट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 बारी। यहाँ पे कितनी बारी है यार, ऑब्वियसली जितनी बार भी है तुम देख ही रहे हो। अब यार या चलो गिन ही लेते हैं, इतना कर लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बारी है और ये 2 बारी है। तो यार ये हमने रिपीट देख लिए। दिखाई कहाँ पे देगा, ऑटो रेडियोग्राफी में दिखाई देगा ये कहाँ पे बाइंड किया है, लेकिन ये आप देख लो। अब यहाँ पे देखना यार, दिस इज़ द क्राइम स्पॉट वाला। क्राइम स्पॉट वाले का क्रोमोसोम 7 उठाया, 2 उठाया, 16 उठाया, यही उठाया था ना 2 7 और 7 2 और 16। यहाँ देखना क्रोमोसोम 7 में 11 बारी रिपीट। मुझे लगता है आपको यहीं पे समझ आ गया कौन है, मोटू है या पतलू है क्रिमिनल, हु इज़ क्रिमिनल, स्मूथ क्रिमिनल कौन है। तो यार अगर अभी भी नहीं डिराइव हुआ तो अब कर लो। यहाँ क्रोमोसोम 2 में देखना कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी। यहाँ पे देख लो कहाँ पर था, चलो यहाँ पे भी था 8 बारी। चलो इससे देखते हैं क्रोमोसोम 16 को, देखो ये देखना 5 बारी, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ पे कितनी बारी था, 2 बारी। तो यार यहाँ पे भी 2 बारी है। तो क्लियरली आज के इस एपिसोड में जो आज के एपिसोड का खलनायक है वो है पतलू। पतलू 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 को मिलेगी बड़ी सज़ा, मोटू को भी मिलेगी यार, इसने साथ तो दिया था ना उसका। तो यार मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होनी चाहिए। पतलू इस क्राइम सीन में डिटेक्ट हुआ है कि इन्होंने हत्या करी है और जेठालाल की आत्मा को शांति। और अगर ये एग्जाम्पल से किसी के सेंटिमेंट को ठेस पहुँचे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं इसे पढ़ाने के लिए बोला था, कहीं आगे टीवी सीरियल वाले मेरे पे केस करने, बस एग्जाम्पल के लिए बोला था। चलो ठीक है बच्चों, दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो वेन एवर यू विल वॉच द वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, दिन में हो तो गुड आफ्टरनून, खुश रहो, मुस्कुराते रहो यार, कोई बात नहीं, नीट भी हो जाएगा, एड्डी केडी गाल होगी। चलो बाय 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 बाय।